आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस दिन मैं अपनी बाइक पर सवार होकर घर की ओर जा रहा था। मैं घर पहुंचने ही वाला था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने रुक कर देखा तो मेरे दोस्त रिंकू का फ़ोन आ रहा था। मैंने फ़ोन उठाया तो आगे से रिंकू बहुत ही परेशान और घबराया लग रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इसे क्या हुआ। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतना घबराया हुआ क्यों है? तो उसने रूठे हुए गले से कहा, भाई का एक्सीडेंट हो गया, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। उसकी ये बात सुनकर मैं भी घबरा गया। फिर मैंने जल्दी से बाइक मोड़ी और हॉस्पिटल की ओर निकल गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो उस वक्त तक शाम के 5 बज चुके थे। मैंने अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी की और रिंकू को फ़ोन मिलाने लगा, लेकिन उसका फ़ोन बिजी आ रहा था। तो ऐसे में मैं आगे बढ़ हॉस्पिटल के अंदर चला गया। हॉस्पिटल के अंदर का माहौल बड़ा ही अजीब सा था। हर तरफ दवाइयों और सीलन की गंध जो मुझे परेशान करने लगी थी, और ऊपर से चारों तरफ दिखते बीमार लोग जिन्हें देख एक अजीब सा एहसास होता। चारों ओर नकारात्मकता फैली हुई थी। ऐसे में किसी का भी मन उदास हो जाता। मेरी आंखें यहाँ वहाँ बस रिंकू को ही खोज रही थी। मैं रिंकू को ढूंढ ही रहा था कि मेरा फ़ोन बजा। मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला तो रिंकू का ही फ़ोन आ रहा था। मैंने फ़ोन उठाया तो रिंकू ने मुझे 6 नंबर बिल्डिंग की 3री मंजिल पर आने को कहा। मैं जब उस बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो उसकी हालत देख उसके अंदर जाने का मन ही नहीं हुआ। हर तरफ सीलन, दीवार से उतर रही पपड़ी। वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी और जर्जर हालत में लग रही थी, और वहाँ साफ सफाई भी कोई खास नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर उसके अंदर दाखिल हुआ। मैं सीढ़ियों से होते हुए 3री मंजिल पर पहुंचा। वो बिल्डिंग की आखिरी मंजिल थी। अब मुझे बस 66 नंबर हॉल ही ढूंढना था, जो उस मंजिल पर ही कहीं था। मैं गिनती करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी मैं एक बूढ़े से टकराने से बाल बाल बचा। उस बूढ़े ने बैसाखी ले रखे थे, जिसके सहारे वो धीरे धीरे चल रहा था। जब मैं उसे वहाँ रुका तो वो मुझे घूरने लगा, जैसे कि मैंने यहाँ आकर कोई गुनाह कर दिया हो। उसकी आंखों से गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ गया और मुझे 66 नंबर हॉल भी मिल गया। मैं जैसे ही उसके अंदर दाखिल हुआ तो लास्ट कोने में रिंकू एक बेड के पास खड़ा था और बहुत ही दुखी लग रहा था। दरअसल उसके बड़े भाई को चोट लगी थी, तो ऐसे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैं उसके पास गया और उसे दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मुझे थोड़ा भावुक सा हो गया। मैंने उससे पूछा, अब हालत कैसी है? तो उसने बताया, अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, होश आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। उसके परिवार के भी काफ़ी लोग वहाँ आए हुए थे, तो ऐसे में वहाँ ज़्यादा देर तक मैं नहीं रुका और रिंकू के साथ बाहर आ गया ताकि उसका भी मन कुछ हल्का हो सके। मैं रात के 9 बजे तक वहीं था और अब मुझे घर जाना था। तो मैं रिंकू के पास गया और उससे कहा, अब मुझे चलना चाहिए। तो उसने कहा, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम रहोगे तो थोड़ा हौसला भी रहेगा मुझे। मैं वहाँ रुकना तो नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर तरफ फैली दवाइयों और सीलन की गंध मुझे परेशान किए जा रहे थे। मैं जल्द से जल्द वहाँ से बस निकलना चाहता था, लेकिन रिंकू को ऐसे हालत में अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। मेरे पास वहाँ रुकने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था।
मैंने घर पर फ़ोन किया और बताया कि मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगा। धीरे धीरे रात भी गहरी होने लगी। चारों तरफ खामोशी का मंजर था। पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा पड़ा था। लगभग हॉस्पिटल का स्टाफ जा चुका था। कुछ एक डॉक्टर्स और नर्सेस ही वहाँ पर रुके हुए थे, जिनकी ड्यूटी रात की थी। रात को ये हॉस्पिटल और भी भयानक और डरावना हो जाता है। हम दोनों दोस्त देर रात तक बातें करते रहे। रात के करीब 12 बजे रिंकू को नींद आने लगी तो वो हॉल के बाहर बैठने वाले बेंच पर ही सो गया। मैं उसके पास ही बैठा हुआ था। उस माहौल में नींद मेरे आसपास भी नहीं भटक रहे थे। मैं भी उसी के पास वाले बेंच पर सोने के लिए लेट गया, लेकिन वहाँ नींद का आना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैं लेटा रहा। कुछ पल बाद एक आवाज़ से मेरा ध्यान टूट गया। मैंने जब उठकर देखा तो एक चिड़िया खिड़की पर लगे कांच पर चोंच मार रहे थे। मैं उठा और उसे देखने लगा। वो उठती और उस कांच पर जाकर जोर से चोंच मारती। वो लगातार उस पर वार किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कांच उसका दुश्मन हो और वो चिड़िया उस पर अपना गुस्सा निकाल रही हो। एक बार फिर उस चिड़िया ने उड़ान भरी और उस कांच पर वार किया, लेकिन इस बार वो कांच से टकराई और नीचे गिर गई। मैं उठा और उसे देखने लगा कि क्या हुआ। मैं जब उसके पास गया तो वो तड़प रहे थे और उठकर उड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर उड़ नहीं पा रहे थे। मैं आगे बढ़कर उसकी मदद करना चाहता था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो मैं सुन्न रह गया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। अचानक आए इस सैलाब से मैं डर गया। मैं देखने के लिए पीछे मुड़ा कि कौन है, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो करीब 70 साल का रहा होगा। उसके बाल सफ़ेद थे और हल्की सफ़ेद दाढ़ी भी थी। मुझे ही घूरे जा रहा था। उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं उसे बताने लगा, वो चिड़िया वो तड़प रही थी यहाँ पर। तभी वो बीच में ही बोल पड़ा, कौन सी चिड़िया? मैं उसे बताने के लिए पीछे मुड़ा कि मैं क्या देखता हूँ कि वो चिड़िया वहाँ से गायब हो चुकी थी। और मैं जैसे ही उस बूढ़े इंसान की ओर मुड़ा तो मैं ये देखकर दहल गया कि उस आदमी की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफ़ेद थीं। ये देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पूरी तरह से घबरा गया कि ये क्या हो गया इसे। मैं अपने कदम पीछे हटाने लगा। वो आदमी एक ही बात बार बार दोहराए जा रहा था, कौन सी चिड़िया, कौन सी चिड़िया, कौन सी चिड़िया। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। मैं किसी तरह से उसके पीछे झांककर अपने दोस्त रिंकू को बुलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बेफिक्र सा हो रहा था। मैं उसे चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ दे रहा था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके कानों में जूं तक नहीं रेंग रहे थे। और वो आदमी धीरे धीरे अपने बड़े कदमों से मेरी ओर बढ़ता आ रहा था। मैं धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर ले रहा था। उसकी आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी कि तभी अचानक मेरा पैर दीवार से टकराया। अब तो पीछे हटने की जगह भी नहीं थी कि तभी क्या हुआ कि एक काली परछाई अचानक से उस आदमी के पीछे आ खड़ी होती है। उस परछाई की गहरी काली आंखों को साफ साफ देखा जा सकता था, जो मुझे ही घूर रहे थे। उसका वो रूप बहुत ही ज़्यादा भयानक और रूह को कपा देने वाला था। फिर उस परछाई ने अपना एक हाथ उठाया और उस आदमी के कंधे पर रखा और उस आदमी को तेजी के साथ खींचकर उस हॉल में ले गई जहां रिंकू का भाई एडमिट था। मैं तेजी से उस हॉल की ओर भागा और जैसे ही मैंने उस हॉल का दरवाज़ा खोला तो मैं क्या देखता हूँ
कि वो परछाई रिंकू के भाई के पास बैठी खड़ी है और मुझे ही घूर रही है, पर वो आदमी वहां नहीं था। तभी अचानक वो तेजी से मेरी ओर बढ़ा और एक ही झटके में मेरे पास आकर अचानक से गायब हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जल्दी से वहां से बाहर निकला और रिंकू के पास आकर बैठ गया। मैंने उसे उठाने की जहमत नहीं की, मगर मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो सब क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आया, मगर उस दिन के बाद से मैं उस अस्पताल के उस ब्लॉक में कभी नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज हम आपको मिलाते हैं हमारे मित्र वीर बहादुर जी से। जैसा नाम वैसे ही दमदार आवाज, वैसी ही कद काठी और निडर व्यक्तित्व। वीर बहादुर जी करीब 6 फुट के होंगे। शरीर एकदम गठीला, लंबी लंबी मूछें, आंखें बड़ी बड़ी, हंसी रावण से कम न थी। जैसा शरीर वैसी ही मोटी बुद्धि। उनको तो डर लेश मात्र का नहीं लगता था। कभी किसी से भी भिड़ जाना उनके प्रवृत्ति में था। बस उन्होंने अपनी जवानी के दिन जीने में बाद अब तीसरी इंग्लिश मतलब बुढ़ापे को जीने की तैयारी में चल पड़ी थी। उनकी उम्र लगभग 55 वर्ष होगी। चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थीं। वीर बहादुर जी बिहार के मुंगेर जिले के एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। उनके घर से सरकारी दफ्तर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। वो साइकिल से 1 घंटे में घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आसानी से चले जाते थे। जैसा उनकी कद काठी थी, उससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये उनके लिए आम बात थी। उनका खान पान इस उम्र में भी बहुत अच्छा था। उनकी एक और आदत थी कि सप्ताह के 6 दिन दफ्तर से आते वक्त शाम को 2 बोतल ताड़ी जरूर पीते थे। ये उनकी दिनचर्या में शुमार था। सुबह उठना, 100 दंड बैठक लगाना, 30 मिनट की दौड़, फिर बहुत सारा कसरत करना, ये आम बात था। सुबह 5 बजे से ये सब शुरू हो जाता और ये सब खत्म कर आधा लीटर दूध अकेले गटक जाते हैं। फिर खाना खाकर दफ्तर निकल जाते थे। ये बात सन 1980 की है। चलिए सुनते हैं वीर बहादुर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज दोपहर 3 बजे हम लोगों की तनख्वाह बटी और जिस दिन तनख्वाह मिलती है उस दिन तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि एक दिन मैं मन भर के ताड़ी पीता हूँ। सो अब तो मुझे जल्दी है कि मेरी छुट्टी हो जाए। तभी बड़े साहब मेरे डेस्क पर आकर बोले, अरे वीर बहादुर, ये 3 फाइल आज कंप्लीट कर दो, ये कल जानी है। तो इस पर मैंने कहा, पर साहब अब तो 3 बज गए हैं। तो इस पर साहब ने कहा, तो क्या हुआ वीर बहादुर, 3 ही तो बजे हैं, अभी परेशान क्यों हो रहे हो? हमें भी पता है आज तनख्वाह का दिन था, आज तुम मज़े करोगे, पर उससे पहले थोड़ा काम कर लो, फिर शाम को तो मज़े करना ही है। इस पर मैंने कहा, अच्छा साहब कर देता हूँ। कहकर मैं काम में लग गया। क्या करता, 3 घंटे थे, मना कैसे करता। हाँ, पर काम जल्दी जल्दी करने लगा कि काम के चक्कर में मैं आज लेट ना हो जाऊं। आखिरकार काम खत्म हो ही गया, जिसके बाद मैंने बड़े साहब को 3 फाइल देते हुए कहा, साहब देख लो सारा काम हो गया है, अगर आपका काम खत्म हो गया होगा तो मैं जाऊं। इस पर बड़े साहब ने कहा, हाँ हाँ जाओ, गुस्सा क्यों होते हो, जाओ। जिसके बाद मैंने अपनी साइकिल उठाई और पहुंच गया ताड़ी के दुकान पर। आज तो मुझको रोकने वाला कोई ना था। रोज 2 बोतल पीता था, आज तो 5 हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे अब होश ही नहीं था कि मैंने कितनी बोतलें गटक लीं, और ना ही होश था कि मैं यहाँ ताड़ी की दुकान पर कब से बैठा हूँ। एक आदमी ने मुझसे कहा, भैया घर कब जाओगे, 9 बज गए हैं।
आप होश में नहीं लग रहे हो। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, मेरी चिंता मत कर, जा तू घर चला जा, मैं ठीक चला जाऊंगा। और बोलते हुए मैंने अपनी साइकिल उठाई और लड़खड़ाते साइकिल चलाते निकल पड़ा अपने घर की ओर। आज देर भी हो गई थी और मैं अपना रास्ता भी भटक गया था। मैं चलते चलते किसी गलत रास्ते पर आ गया। सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी और आगे जंगल शुरू हो गया। उस जंगल में एक पगडंडी जा रही थी, पर मुझे होश कहाँ था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं साइकिल को पेडल मारता हुआ जंगल में घुस गया। एकदम गहरा अंधेरा। अगर कोई और होता तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाती, पर एक तो मैं नशे में था, दूसरा कि मुझे किसी से डर नहीं लगता था। जंगल में घुसते ही झिंगुरों की आवाज गूंजने लगी। जंगल के सन्नाटे के साथ साथ एक ठंड का एहसास होने लगा। 2 घंटे हो चुके थे, पर मैं रास्ते में ही था और नशा भी अब कम हो रहा था। अब धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, पर मैं आगे बढ़ता रहा। अचानक मेरी साइकिल की चैन उस घने जंगल में उतर गई। मैं साइकिल से उतरा और अपने साइकिल की चैन चढ़ाने लगा। साइकिल की चैन चढ़ा के जैसे ही साइकिल चलानी शुरू की ही थी कि फिर से चैन उतर गई। फिर से मैंने चैन चढ़ाई और फिर एक बार चलने की तैयारी की तो फिर से चैन उतर गई। मैं भी बहुत जिद्दी था। मैं बार बार चैन चढ़ाता और बार बार चैन उतर जाती। ये हादसा तकरीबन 20 बार हुआ होगा। उसके बाद आवाज आई, मैं भी देखता हूं तू चैन कैसे चढ़ाता है। मुझे कोई ललकारे मुझे कतई पसंद नहीं था। मैंने भी चैन लगाते हुए जोर से बोला, मैं भी देखता हूं किस माई के लाल में दम है जो मुझे चैन लगाने से रोकेगा। और ये सिलसिला चलता रहा। मैं बार बार चैन चढ़ाता और चैन फिर से उतर जाती। ये सब करते करीब 2 घंटे बीत गए। मैं पसीने से तर हो चुका था। तभी आवाज आई, मान गए तुझे, न तू डरा और ना ही तूने हार मानी। तेरी जगह अगर कोई और होता तो कब का साइकिल छोड़कर भाग चुका होता। और जो डर जाता है वो हमारा शिकार हो जाता है, पर तू बिल्कुल भी नहीं डरा और ना ही हार मानी। हम सब तुझसे खुश हैं। जा अपने घर निकल जा। पहले तो मैं नशे में था, इसलिए जब पहली बार आवाज आई तो मैंने सोचा कि कोई मुझे बोल रहा है। पर अब 3 घंटे से ये सब होते होते मेरा नशा भी कम हो गया था। मेरी नज़र उसके पास के पेड़ के ऊपर पड़ी तो उस पर 7 सर कटे हुए लटक रहे थे। ये सब वही कर रहे थे। अब मुझे थोड़ा डर तो लगा, पर मैंने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया और साइकिल लेके पसीना पोंछते हुए घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर ही गया था कि एक पंडित बाबा साइकिल पर दिखे। मैंने उस पंडित बाबा से पूछा, बाबा ये रतनपुर गांव कहाँ पड़ेगा? उस पंडित ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा सीधे चले जा, आगे ही रतनपुर गांव है। मैंने साइकिल की पेडल तेज मारता हुआ आगे निकल गया, पर अचानक मुझे एहसास हुआ कि 2 बजे रात को कोई पंडित इस जंगल में क्या कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैं उस रात 2:30 बजे घर पहुंचा और फिर घोड़े बेचकर सो गया। अगले दिन उसे जंगल की कहानी पता चली कि उस जंगल से गुजर रहे 7 लोगों को एक साथ डाकुओं ने लूटा और 7 का गला काटकर मार डाला। तब से ये 7 सर कटे लोग उसी जंगल में रहते हैं। उस जंगल से गुजरने वाले एक पंडित को भी डाकुओं ने चाकू से घोंपकर मार डाला था और उनका सब कुछ लूट लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।